देखा होगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया है मैंने, PYQ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पक्का आपको अगले साल देखने को मिलेंगे, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये कहीं भी आ सकते हैं, सोशल जस्टिस में भी आ सकता है और GS3 में भी आ सकता है। ठीक है, अब प्रीति आप कह रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि डाटा वगैरह कैसे बनाएं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपका जो सिलेबस है, जो आपको टारगेट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे डाटा कैसे बनाने हैं, जैसे आज हमारे पास था फूड सिक्योरिटी। यदि मैं इसके नोट्स बनाता तो कैसे बनाता, जैसे फूड सिक्योरिटी से संबंधी रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट या इंडेक्स मेरे पास कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका पक्का ये बनाता कि जैसे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है वो बनाता, हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो मैं लिखता इसमें भारत की रैंक क्या है, 127 देशों में से कितनी रैंक है भारत की, 105 है, कौन से 113 ऐसे करके है। फिर मैं इसमें पक्का बनाता वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसमें कई बार आता है कि भारत में 20 करोड़ लोग एक टाइम भूखे सोते हैं। इसमें मैं पक्का जो जो राष्ट्रीय कौन सा है, फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की डाटा है, उसमें क्या है, भारत के अंदर कितने लोग, छोटे बच्चों में कितना दुबलापन है, कितने बोने हैं, कितना आज एनीमिया है महिलाओं में। ये रिपोर्ट ऐसे मैं बनाता और मैं बड़ा नहीं करता इसको, देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ। फिर मैं क्या करता, फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत में नीतिगत प्रयास क्या है, नीतिगत या संस्थागत प्रयास क्या है, संस्थागत प्रयास क्या क्या किए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें लिखता नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये लिखता है इसमें, जिसमें भारत की 67% आबादी को कवर किया गया है। इसमें और प्रयास कौन से लिखता, मिड डे मील लिखता है। इसमें और कौन से प्रयास करता, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना वो लिखता। संस्थागत प्रयास कौन से हैं, फूड सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत में क्या चुनौतियां हैं, मैं इसमें पक्का लिख लेता, भारत में इसको लेकर चुनौतियां क्या क्या है। कम से कम 20 चुनौतियां मैं आपको यहाँ गिना सकता हूँ, 20 चुनौतियां। इसको लेकर समाधान क्या हो सकता है, इसको समाधान में टेक्नोलॉजिकल समाधान क्या है, सरकारी प्रयास क्या है, ऐसे करके मैं अपने नोट्स पक्का बनाता हूँ। और आप में से इस बैच में लगभग 2-3 हज़ार बच्चे हैं, उनमें से 1000 बच्चे हैं जिन्होंने अपने नोट्स बना लिए हैं ऐसे, और वो उनके नोट्स उनके समझ में आते हैं। मैंने कई बार बताया भी है, कुछ सैंपल भी शेयर किया आपको, मेरे अपने नोट्स है, आप लोगों को शेयर किया है। इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ, कीवर्ड में बनाओ। देखो मैं बनाता तो ऐसे ही बनाता, इसको पक्का कीवर्ड में बनाता हूँ। और कितने याद है मुझे, अभी भी अपनी चीज़ें याद है जो मैंने पढ़ी है या मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, मुझे याद है, इन्हीं को भी चिपका के आ जाऊँगा। मैं क्यों उसमें पेज के पेज बनाऊँगा नोट्स। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जो आपको नोट्स मिले अपने हैंड रिटन वाले, अब तो विश्वास हो गया जो उनको पढ़ रहे समझ में आ गया कि यार मैं इधर उधर से घूम के फिर से वहीं आ रहा हूँ, और इसमें मैं इससे अच्छा मैं करंट ऐड कर लेता तो मेरे परफेक्ट नोट्स हो जाते हैं। वही काम आप कर रहे हो, वही किताबें पढ़ के, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ के, वही शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, वही शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दे दिए पहले ही। तो मैं इसलिए जानबूझ के मैं एकदम ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यही परफेक्ट है, ताकि आप लोग भी सोचो समझो फिर डिसाइड करो कि मुझे पढ़ना क्या है ना। लगभग नोट्स और क्वेश्चन भी मिला लो, वो नोट्स 1-2 साल पहले के हैं, लेकिन इस साल के जो क्वेश्चन है एक बार मिला के देख लो, नहीं है कि उसमें कंटेंट सफिशिएंट कंटेंट है। बस मैंने एक ही बोला कि करंट अफेयर वो बदलता रहेगा, आगे आने वाले 10-12 महीनों में जो करंट अफेयर आएगा। आप लोग अच्छा जागरूक हो गए हो ना, आप लोग जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जैसे आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो मंथली, तो जैसे अपने टॉपिक चल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यार ये टॉपिक मेरे इस यहाँ पे काम आएगा, ये टॉपिक मेरी ज्योग्राफी में काम आएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मान लो बहुत सारे बच्चे आप में से जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दिल्ली में, मुझे वो टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर देखो ये हमारे न्यूज़पेपर में आया, इसको हम इसमें वुमेन एम्पावरमेंट में शामिल कर लें या इसको इथिक्स में शामिल कर लें। यही तो तरीका है। कोई नहीं कोई आर्टिकल ऐसा आएगा जिसको फूड सिक्योरिटी को लेकर कोई आर्टिकल आएगा, कोई एनर्जी को लेकर आर्टिकल आएगा, काम चलाओ उससे, बढ़िया काम चलेगा एकदम। यही तरीका है ना। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से अपन नोट्स बना सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन की डिमांड पर समझने के लिए। जैसे आप लोग बिल्कुल सही बात है, हमने पहले ही कहा था कि इंट्रो में अपन क्या करेंगे, इसमें GS3 में GS3 के इंट्रो अलग टाइप के होते हैं। तो अपन जैसे खाद्य सुरक्षा है तो इसकी रिपोर्ट से शुरू करेंगे, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है आपकी, किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट या इंडेक्स हो सकता है। जैसे मैंने इसमें यूज़ किया है जो हंगर इंडेक्स है उसके डेटा यूज़ किए हैं, हंगर रिपोर्ट या जो इंडेक्स है उसके डेटा यूज़ किए। आपको चाहो तो और कोई UNEP की, UNDP की या वर्ल्ड बैंक की, नीति आयोग की कोई भी एक रिपोर्ट आपको लगता है इसे शुरू कर सकते हो। कई बार आपके पास रिपोर्ट नहीं होती है तो हम इसको ही लिख सकते हैं। जैसे आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो खाद्य सुरक्षा लिख दो भाई, खाद्य सुरक्षा क्या है। देखो खाद्य सुरक्षा एक फार्मूला होता है, इसका आप चाहो तो नीचे डायग्राम भी बना देना। जैसे आपने रिपोर्ट इंट्रो लिखा, या तो वो लिख दो या खाद्य सुरक्षा से शुरू कर दो। खाद्य सुरक्षा में ये एक फार्मूला है, US एग्रीमेंट, कैसे याद रख लो इसको,
U फॉर यूटिलाइजेशन होता है उसका, उपयोगिता, उसकी कितनी उपयोगिता है, उपयोगिता। S फॉर मतलब कितना स्टेबिलिटी है, सतत रूप से मतलब मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। एक होता है A फॉर होता है एक्सेस, A फॉर एक्सेस होता है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी ये USA डबल ए, हाँ डबल ए, एक्सेस हो गया और एक हो गया इसका अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, कितनी उपलब्धता है इसकी। खाद्य सुरक्षा को हमेशा इसमें ध्यान रखते हैं, कितना उपलब्धता है, कितना पहुंच है। एक्सेस मतलब पहुंच है लोगों की। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, खाद्य सुरक्षा का मतलब सबसे पहले होता है खाद्यान्न की कितनी उपलब्धता है। जैसे हमारे देश की बात करें, हम कितना खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। पहुंच का मतलब कितनी आबादी तक हम पहुंच पा रहे हैं। जैसे आज हम कह सकते हैं देश की लगभग 70-80% आबादी तक हम पहुंच बना रहे हैं। कोविड-19 में हमने इसका उपयोग देखा है। सतत मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, ये रेगुलर हो गया मामला। अब रेगुलर हम क्या कर रहे हैं, जनता का ख्याल रख रहे हैं, लोक कल्याण का काम कर रहे हैं। उपयोगिता, उपयोगिता में अब बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, कितना उसका यूटिलाइजेशन है, उसके कितने लूप होल्स हैं, कितनी चुनौतियाँ हैं, जैसे PDS प्रणाली को लेकर, खाद्यान्न के भंडारण को लेकर, ऐसे करके इसको अपन लिख सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा को हमेशा ध्यान रखना, इस दृष्टिकोण से देखना कि कितना मतलब ये फार्मूला आ सकता है। चाहो तो इसको देखो, अपन ये डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम बनेगा इसमें। तो अभी जो आपने लिखा था USA वाला, ये लिख दो लो, और यहाँ पे जब आएगा तो इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यहाँ पे भी नहीं हो सकती, यहाँ पे भी नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे ये सब क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। ये जरूरी नहीं कि आप मेरे वाले लिखो, आप अपने भी लिख सकते हो। डायग्राम बनाना सीख जाओ, देखो तुरंत। ये डायग्राम मैंने कहाँ देखा, अभी देखा। देखो मैं एक बुक पढ़ रहा था अभी, देखो ये बुक पढ़ रहा था, इकिगाई बुक पढ़ रहा था, तो इसके पीछे एक डायग्राम दे रखा था हैप्पीनेस का। तो वहीं से देखा यार, ये डायग्राम इसमें भी तो क्रिएट हो सकता है, कीवर्ड से भी तो डायग्राम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे ही मतलब क्रिएट कर लिया इसको। अच्छा, ये मॉडल आंसर में भी एक चीज़ और देखना, जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलता है या घर पे भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ChatGPT या गूगल पे मत डालो, पहले खुद उसका माइंड मैप बनाओ। जैसे मैं आजकल आपके लिए जो मॉडल आंसर बनाता हूँ, पहले मैं खुद ना रफ कॉपी में माइंड मैप बनाता हूँ। जैसे मेरी कॉपी पड़ी होगी यहाँ पे, खुद रफ कॉपी में एक माइंड मैप बनाता हूँ कि इसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं बनाने से पहले। वो अभी यहाँ नहीं, कॉपी मतलब रफली बनाते हैं कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी वो कारण क्या आ सकते हैं। मैं चलो यहाँ बता दूंगा उसको, माइंड ग्राफ को यहाँ बता दूंगा। प्रीति कुमारी, आप करें इतना सारा डाटा, आपने पढ़ना भी शुरू किया है क्या? मतलब आप जब UPSC की तैयारी करते हो, जिस साल आपको एग्जाम देनी है उससे 1-1.5-2 साल पहले, आपको 26 की देनी है, मान लो 1 साल पहले तैयारी शुरू की होगी आपने। चलो आपने आज तैयारी शुरू की है, महीना भर पहले तैयारी शुरू की है मान लो, तो भी आपका गैप भरेगा ना, भी आगे 10-15 महीने हैं आपके पास। आपको पास ये गाइडेंस तो मिल रहा है ना आपको कि हाँ मुझे आगे ऐसे प्रिपेयर रहना है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, अभी 26 के एग्जाम बैठेंगे उनको यही पता नहीं होगा क्या करना है, केवल फॉर्म भरने के लिए बैठते हैं, वो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आप लोगों को पता है, आप मान लो 26 में एग्जाम देते हो, सीरियसली आप तैयारी कर रहे हो, तो 26 में या तो प्री निकल जाएगा, मेंस लिखोगे, अनुभव मिलेगा, इंटरव्यू तक पहुँचोगे मान लो। 26 में नहीं तो 27 में, मतलब इतना आपको ये चीज़ें पता लग जाती है। बहुत सारे बच्चे आजकल मेरे पास मैसेज करते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं कि मुझे तो 26 में निकालनी है एग्जाम, और कुछ तो इतने इमेच्योर होते हैं कि नहीं मुझे 26 में टॉप ही करना है, मुझे तो फर्स्ट रैंक लानी है मुझे 20 रैंक लानी है। अब मैं कैसे बताऊँ उनको यार कि ये कोई रास्ता नहीं है, किसी को नहीं पता अपन कब सेलेक्ट होंगे। आप एफर्ट सही दिशा में लगाओगे, रणनीति आपकी अच्छी होगी तो पहले चांस में निकल जाओगे। उसमें कोई लूप होल रखोगे, बहानेबाजी करोगे, 2-3 साल 4 साल प्री फेल होते चले जाओगे। यदि आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी, स्ट्रेटेजी आपकी सही नहीं होगी, रणनीति सही नहीं होगी, तो पक्का मतलब आप या तो प्री फेल कर जाओगे या मेंस फेल कर जाओगे, या फिर इंटरव्यू तक जाके बाहर हो जाओगे, फिर से वो फेज आएगा। इंटरव्यू में पहुँचे, अगली बार प्री नहीं हुआ, फिर से 2 साल चले गए। ऐसा फेज बहुत UPSC साइकिल में आता है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए जो अटेम्प्ट लो तो प्रिपेयर करके ढंग से मतलब कोशिश करो, अपनी तरफ से 100% लगाओ। जब आप अपनी तरफ से 100% लगाओगे तो उसके आउटपुट जरूर निकलेंगे, और कभी भी फल की चिंता मत करो। फिर भी देखो 100% लगाने के बावजूद भी कई बार है ना,
अपन जिसको बोलते हैं कि यार ईश्वर ने अपने लिए कुछ और ही रचा है ना, वो भी होता है। इस प्रकृति में, इस कायनात में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो हमें मतलब केवल ये छोटी चीज़ों के लिए नहीं, बड़ी चीज़ों के लिए भी पहुंचाना चाहती है। हमें जाना था इधर, लेकिन आपने प्रयास किया, यदि वो प्रयास भी नहीं करते तो आप किधर भी नहीं जा पाते फिर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। मेहनत का तो कोई तोड़ नहीं, देखो कई मेहनत का तो कोई मुकाबला नहीं है। पहली प्राथमिकता है मेहनत, और फिर सेकंड इसमें है स्मार्टनेस। थोड़ा सा स्मार्टनेस मतलब कचरा नहीं पढ़ना फालतू का, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट कई बच्चे होते हैं ना कि कई लोग 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, कई लोग 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो अपनी रणनीति पर फोकस करते हैं। आपने उस लकड़गारे वाली कहानी सुनी होगी ना, एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को पेन नहीं कर रहा है ना, और एक लकड़हारा ऐसा जो बिना पेनी के लगा रहा है। तो जो बिना पेनी के लग रहा है वो 10 घंटे में इतनी सी लकड़ियाँ काट पाता है, और जो पहले 1 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को पेनी करता है वो आधे घंटे में उतनी लकड़ियाँ काट के ले जाता है। सेम ये यूपीसी एस्पिरेंट पे लागू होता है कि बिना स्ट्रेटेजी, बिना प्लानिंग, बिना सिलेबस देखे, बिना पीवाईक्यू देखे, बिना नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, बिना प्रैक्टिस करे, आप एक अंधकार में चले जाओगे। अदरवाइज आपने एक प्लानिंग अच्छी की। अक्सर मैं जैसे कोई न्यू एस्पिरेंट मेरे से मिलने आता है तो मैं उसको ये बोलता हूँ अगले 1 महीने कम से कम बैठ के, मान लो उसको 2 साल बाद में, 3 साल बाद में एग्जाम देनी है, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि अगले 1 महीने बैठ के यूपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्री और मेंस के, और आपका जो सिलेबस है उसके साथ बिताओ कम से कम 1 महीना। वो बोलता है सर इतना कौन पढ़ता है। फिर मैं उसको एक बात बोलता हूँ कि आप ऐसा कर लेते हो तो आप यूपीसी की 30% तैयारी कर चुके होंगे। यदि आपने अपने सिलेबस को, पीवाईक्यू को समझ लिया तो 30% तैयारी होगी आपकी, 70% नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। अदरवाइज वो पता नहीं कहाँ पे जाता हो यदि वो रणनीति नहीं बनाता। मोस्ट ऑफ ऐसे बच्चे जो कोचिंगों में जाते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं, उस कोचिंग से निकलने के बावजूद भी उनको मैं सिलेबस पूछ लूँ, उन्हें पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या हो। उनको मैं पीवाईक्यू पूछ लूँ, ये पीवाईक्यू कब आए, पता नहीं होता है। मतलब अपने 3-3 साल वो कोचिंग में देने के बावजूद उनको ये पता नहीं कि मेरा प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेरा मेंस का सिलेबस क्या है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं। ना तो टीचर बताता है ना आप देखते हो, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो ना। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एकदम डिट्टो पीवाईक्यू और सिलेबस के हिसाब से। और हर दिन मैं अपने साथ चैलेंज लेता हूँ कि मैं कुछ ऐसे नए क्वेश्चन क्रिएट करूँ और पीवाईक्यू के साथ आगे बढ़ूँ। सिलेबस को साथ लेके चलें, बस पीवाईक्यू की थीम साथ लेके चलें, तो उसकी दिशाएं देखना। आने वाला वक्त बताएगा कि इस बैच में से या पिछले बैच में से कितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो ये थोड़े से रखो। जो मैंने अभी 5 मिनट आपके साथ बात की, ये प्रैक्टिकल वाली बात है। और जैसे आजकल हमने क्या कर दिया, सोचने समझने की क्षमता हमने किसको दे दी, सामने वाले को दे दी। खुद तो सोच ही नहीं रहे हो आप। आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, कोई भी क्वेश्चन देता हूँ, तुरंत ChatGPT डालते हो। अरे भाई वो कर लेना, वो बाद का काम है। जब आप अपनी तरफ से फुल्ली कर चुके हो तो संतुष्ट नहीं होते तो देख लो कि मुझे डाटा। देखो इनोवेशन और मौलिक विचार तभी आएंगे जब आप खुद सोचते हो, पढ़ते हो, लिखते हो। आप ये गूगल चैट आप कोशिश करके देख लो। जैसे बचपन में आपको पता होगा कितने फ़ोन नंबर याद रहते हैं आपको, है ना। पहले वो फ़ोन होता था अपना डायल वाला फ़ोन, तो इतने फ़ोन याद रहते थे हमें। आजकल फ़ोन सब हमने सेव कर लिए, एक भी फ़ोन नंबर याद नहीं रहते। कभी इमरजेंसी पड़ती है, याद नहीं रहता। सेम यही हम गलती कर रहे हैं। हम सारा अपना सोचने समझने का काम ChatGPT को दे रहे हैं या अपने मेंटर को दे रहे हैं, खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मेंटर आपके लिए मॉडल आंसर बना देगा, मेंटर ही सारा आपका आंसर चेक कर देगा, मेंटर ही सारा कंटेंट क्रिएशन करके दे देगा। तो फिर आप क्या करोगे? केवल एग्जाम में जाके लिख के आओगे, उससे नंबर थोड़ी मिल जाएगा। नॉलेज से नंबर थोड़ी मिल जाएगा। नंबर मिलेगा थिंकिंग से, रचनात्मक थिंकिंग, मौलिकता से नंबर मिलेगा। तो ये मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही वो मैं स्ट्रेटेजी वाला प्लान बता रहा था, वो पार्ट है। इसके लिए आपने पे किए 5,000 रुपये। आपने पे मेरे को इसलिए नहीं किए कि मैंने आपको टाइम टेबल बना दिया, आपको कंटेंट दे रहा हूँ मैं, या आपको मॉडल आंसर दे रहा हूँ, इसके लिए पे नहीं किए। आपने मेरे अनुभव के लिए पे किए हैं कि इनको एक अनुभव है, एक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो हमें पता लग जाए, उसके लिए आपने पे किए। और अनुभव 2 मिनट में नहीं बांटा जाता, उसके लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। अब ये तो आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है कि आप एक टाइम टेबल के हिसाब से खुद एफर्ट लगा के पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, मॉडल आंसर लिख रहे हो, मुझसे चेक करवा रहे हो। ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको। यदि ये बात समझ गई, जो हमने 5-7 मिनट में बात की है, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये बात अभी भी नहीं समझ पाए तो सिलेक्शन 10 साल भी नहीं होगा। ये बात सच्चाई है, यूपीसी की जर्नी की सच्चाई है एकदम। कंपटीशन भी वैसा ही है। यहाँ पे जो मेच्योर लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, अच्छा मतलब एफर्ट डालेंगे, वो जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, आया समझ में कुछ? थोड़ी भारी भरकम बातें हुई है, लेकिन आपको समझ में आया तो ज़रूर इससे रिलेट कर पाओगे ना। तो पहले खुद प्रयास करो। जैसे क्वेश्चन आपने देखा, खुद प्रयास करो। ChatGPT बाद में है, लास्ट में, सबसे लास्ट में रखना इसको। एक्स्ट्रा जो कंटेंट है, वैल्यूडेशन, उसको सबसे लास्ट में रखो। पहले अपने विचार तो जगाओ जो आपके माइंड में है। आपको पता ही नहीं आपके पास कितनी क्षमताएं हैं। आप यार स्कूल
अच्छा, यूपीसी का कंटेंट भी क्या 6 से 12 की एनसीईआरटी है मोटा मोटी, तो जो आप पढ़ गए हो, कॉलेज में आपने पढ़ा है, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, नॉलेज आपके पास ऑलरेडी माइंड में है, आप लोग उसको जगा नहीं रहे हो, उसको सुला रहे हो, एक्टिव कर ही नहीं रहे हो माइंड को, तोड़ते हैं। अब देखो, मैं आपको मॉडल आंसर के बारे में नहीं बताऊँ, मॉडल आंसर बाद में, पहले मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं खुद घर पे बैठ के क्या करूँगा। अभी मेरे साथ तो आप लिख लो टाइम के अनुसार, लेकिन आप घर पे भी जो प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें ऐसी प्रैक्टिस करा करो। कैसे? जैसे इसमें भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में क्या क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं भाई, इसमें लिखते हैं, अपन एक काम करते हैं, चुनौतियाँ क्या है, किसके लिए? खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखना है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती है खाद्य सुरक्षा के लिए। जैसे हम अब अलग अलग लेके आए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो ना जो खाद्यान्न है ना, उपलब्धता, उसका ही संकट है। खाद्यान्न जो उपलब्ध है उसका क्या क्या संकट हो सकता है, जैसे क्या क्या संकट हो सकता है इसके साथ। जैसे पीडीएस प्रणाली है, उसके अंदर लीकेज है या भ्रष्टाचार है मान लो, तो वो टारगेट लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये देखो मैं ऐसे माइंड में बना रहा हूँ, ये सब करा करो ऐसे, तो एक पॉइंट ये निकल के आ गया। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ऐसे आइडिया निकल के आएंगे। तो खाद्यान्न उपलब्धता का संकट है। इसके अलावा हम देखते हैं जो अपने जो भंडार गृह हैं, आप देखोगे इनका क्या आधारभूत ढांचा सही नहीं है, तो वहाँ पे चूहे खा जाते हैं। कितना खाद्यान्न टन लगभग हर साल, आप देखो पॉइंट अपने आप याद आ रहा है कि एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, लगभग हर साल 25,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न तो सड़ी जाता है, गली जाता है। या इसको डेटा में लिख दो कि हर साल कटाई के बाद में 30 से 35% खाद्यान्न नष्ट हो जाता है, चाहे वो वर्षा से नष्ट हो, चूहे से हो, या भंडारण के कारण हो, कुछ भी हो, तो इसको लेकर है। तो एक खाद्यान्न उपलब्धता का संकट है, एक तो ये बता सकते हैं। और क्वेश्चन चुनौती है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में बहुत आता है, गरीबी एक कारण है, बेरोजगारी एक कारण है, ये भी लिखो, ये भी एक संकट है, गरीबी, बेरोजगारी, ये संकट हो गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक बड़ा संकट है। देखो अपने आप पॉइंट आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा संकट कैसे है? आजकल हम जानते हैं कि देखो अल नीनो आ रहा है, ला नीना आ रहा है, इनके कारण क्या आ रहा है? सूखा आ रही है, सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, चरम जलवायु घटनाएं आ रही है। ये सब मिलके क्या करेंगे? खाद्यान्न संकट पैदा कर देंगे। खाद्यान्न संकट पैदा कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, खाद्यान्न संकट बढ़ जाएगा। देखो अब इससे एक पॉइंट याद आ गया मुझे, खाद्य महंगाई, ये भी खाद्यान्न का एक संकट है। अब खाद्य महंगाई बढ़ेगी तो फिर गरीब आदमी तो खरीद नहीं पाएगा, उसकी क्षमता ही नहीं होगी, क्षमता प्रभावित होगी। और कारण क्या है खाद्य संकट का? और कारण क्या हो सकता है? क्षेत्रीय विषमता, भूगोल वाला कारक। देखो क्षेत्रीय विषमता कैसे ला रहा हूँ। अब आप देखोगे कई राज्य ऐसे हैं जिनमें खाद्यान्न अच्छा उपलब्ध है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पंजाब, हरियाणा, हरित क्रांति प्रदेश, ठीक है, ये वाला है। और चुनौतियाँ क्या है? और चुनौतियाँ ना पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं। पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं जैसे आजकल जल संकट आ रहा है कृषि को, दूसरा मृदा का भी ह्रास हो गया, तो ये कारण हो गया, पर्यावरणीय संकट हो गया। कितने पॉइंट लिख दिए मैंने? 6 पॉइंट लिख दिए। और लाएँ, तकनीकी वाला पॉइंट भी है, जैसे तकनीक और सूचना है ना, वो उसका विषमता विस्तार कुछ ही क्षेत्रों में हो रहा है। इसके अलावा और भी कारक आ सकते हैं खाद्य सुरक्षा से जुड़ी, और ये ऐसे बहुत सारे कारक आ गए। देखो ऐसे बनाया करो माइंड मैप, हम माइंड मैप बना दिया तो काम बन जाएगा आपका। तो ये इसको करना है, कौन सी चुनौतियाँ हैं। अब भाई इनके चुनौतियों का समाधान भी तो होगा, या अवसर होंगे हमारे पास। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? या तो समाधान लिख दो या आप लिखो अवसर, कौन से अवसर उपलब्ध है अपने पास। भाई अवसर तो बहुत तगड़े हैं अपने पास। तो पहला लिखो कृषि भूमि। आप देखो कि विश्व में सर्वाधिक अपने पास कृषि योग्य भूमि है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र अपन विश्व के स्तर पर देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास में, तो कृषि भूमि अच्छी है अपने पास। या फिर दूसरा लिख दो उत्पादन, भाई आज कितना मीट्रिक टन हम गेहूं और चावल उपजा रहे हैं। तीसरा लिख दो बफर स्टॉक, कितना बफर स्टॉक में क्या क्या है वो लिखो। चौथा लिखो पीडीएस प्रणाली, पीडीएस प्रणाली की सफलता आप देखोगे, छत्तीसगढ़ मॉडल लिखो वहाँ पे कि छत्तीसगढ़ कितना उसमें सफल हो पाया है। पांचवा लिखो आजकल पारदर्शिता, जवाबदेता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ये पॉइंट लिखो। और क्या हो सकता है? तकनीकी समाधान, तकनीकी वाले पॉइंट लिखो, क्या क्या तकनीकी समाधान हो सकता है। आजकल देखो अवसर अपने पास क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स ला रहे हैं, वर्टिकल एग्रीकल्चर ला रहे हैं, पोली हाउस ला रहे हैं, कम जोत में भी अच्छी फसलें हम उगा रहे हैं। सूचना का प्रभाव भी अच्छा खासा हो रहा है, जन जागरूकता, जैसे कैसे आजकल कौन सा मिलेट मिशन चल रहा है, मिलेट बहुत सस्ता भी होता है, मिलेट मिशन चल रहा है। सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं अवसर में? सरकारी प्रयासों में देखो अपना कौन सा फूड सिक्योरिटी एक्ट लिख दो, मनरेगा लिख दो, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब जो अन्न कल्याण वाली योजना वो लिख दो। कितने पॉइंट है, मतलब 10 20 पॉइंट लिख सकते हैं, इनके पास भंडार आपके पास। तो ये माइंड मैपिंग कहते हैं, जो अभी मैंने सीखा इसको माइंड मैपिंग कहते हैं।
अब इस माइंड मैपिंग में मेन पॉइंट है, आपका कंटेंट है, बस डेटा ऐड कर दो, एग्जाम्पल ऐड कर दो, आंसर बन गया। इससे बढ़िया आंसर क्या बन सकता है बताओ। हाँ, डीबीटी लिख दो, कितने पॉइंट आपके पास, जेएम लिख दो, डीबीटी लिख दो। तो ये करा करो कि भी किसी भी क्वेश्चन को तोड़ते समय हमेशा मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचा करो, आपका आंसर बेस्ट बन जाएगा। इसी के अंदर अपन डाटा ऐड कर देंगे, कुछ डायग्राम ऐड कर देंगे, कुछ मैप ऐड कर देंगे, बन गया है इनोवेशन के साथ आंसर। आज मैंने इसका मॉडल आंसर लिखा, जो नॉर्मली मार्केट में चलता है ना, लोग आपको मॉडल आंसर देते हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए, वो आंसर मैंने भी लिखने की कोशिश की, मुझे 45 मिनट लिखे उसको लिखने में, 45 मिनट लगे। वैसे आंसर को एग्जाम में लिखेंगे तो मिनिमम 20 या 25 मिनट लगेगी यदि फास्ट भी लिखें। मैंने दिया वो मॉडल आंसर, आज दिखाऊंगा आपको प्रोवाइड करने की बात है। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है, सिंपल बात क्या है, वही आंसर बढ़िया होंगे जो रियल टाइम में लिखे जाएंगे। आप टॉपर्स की कॉपी देख लो, चाहे मेरे आंसर देख लेना, रियल टाइम में लिखें। रियल टाइम में मेरी भी गंदी राइटिंग जाती है, मैंने कई बार शेयर की अपनी कॉपी आपके साथ में, जो अपने टेलीग्राम चैनल है उन पर कई बार डाल रखी है रियलिटी वर, उसके बावजूद भी वैसी कॉपी देखी है आपको, देखा होगा यार सर ने तो कुछ नहीं लिख रखा, उसके बावजूद भी इंटरव्यू कॉल है, कितनी बार इंटरव्यू कॉल है मतलब, और अच्छे मार्क्स भी है। किसी न किसी पेपर में हर साल अच्छे मार्क्स तो है ना, वैसे तुक्के में तो आए नहीं है। तो ये फ़र्क पड़ता है, रियल टाइम वाली जो चीज़ें सीखोगे ना उसका फ़र्क पड़ेगा। हाँ, राशन कार्ड, अच्छा वो भी ठीक है, अवसर है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सारे दिखाओ। अच्छा इनको बांट लो, अलग अलग बांट लो, संस्थागत नीतिगत प्रयास क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रयास क्या है, ठीक है, विपणन बाजार से संबंधित अवसर हमारे पास क्या है, हमारे पास भूमि जोत का आकार ठीक ठाक है, सिंचित भूमि हमारे पास अच्छी है, इनोवेशन हम कर रहे हैं, किसी में बीजों में भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, ई टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। चलो फिर निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक लिखना। सकारात्मक मतलब ये हमारे इन प्रयासों से क्या कर सकते हैं, देखो इसका निष्कर्ष सबसे बढ़िया हो सकता है अपन एसडीजी लक्ष्य कौन सा 2 है ना, जो कि जीरो इंडेक्स क्या बोलते हैं, जीरो वो है ना, हंगर, भूखमरी शून्य करना, मतलब एसडीजी 2 होगा शायद है ना, उसको लिख सकते हो आप किसमें, निष्कर्ष में, कि यदि हमें अपने एसडीजी लक्ष्य 2 को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमें खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इससे न केवल हमारा एक समावेशी विकास दृष्टिकोण आएगा, बल्कि हम एसडीजी लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। कितना बढ़िया निष्कर्ष है, निष्कर्ष आपका पॉजिटिव है। हाँ ये भी कर सकते हो, मैं आपने अच्छा याद दिलाया, इसमें खाद्य सुरक्षा में केवल ऐसा नहीं कि आपको गेहूं चावल ही देने हैं, इसमें आपको न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, आपको बच्चों के पोषण का भी ध्यान रखना है, महिलाओं के एनीमिया का भी ध्यान रखना है, दालों का ध्यान रखना है, तिलहन का ध्यान रखना है, अपने देश की जीडीपी को भी ध्यान रखना है। खाद्य सुरक्षा के ये सारे कंपोनेंट आएंगे। खाद्य सुरक्षा में ऐसा नहीं कि लोगों को गेहूं खिलाना ही कंपोनेंट हो गया, इसमें स्वास्थ्य पोषण ये भी आएगा, क्योंकि हमारे लोग अच्छे होंगे तो हमारा देश का भविष्य भी अच्छा होगा। आप खुद देखो, यदि हमारे देश के लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो अच्छे हमें मानसिक क्षमता वाले लोग कैसे मिलेंगे, अच्छे शारीरिक मजबूती वाले लोग कैसे मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। हाँ इसमें नए नए एग्जाम्पल कितने बच्चे देखो नए नए एग्जाम्पल अपने लिख रहे हैं, कोई पोषण ट्रैकर की बात कर रहा है, कोई इस योजना की बात कर रहा है, आप लोगों के पास है एकदम। नहीं देखो यार इसमें तो 11 मिनट काफ़ी है, पंकज तिवारी आप जैसे बोल रहे हो ना 11 मिनट काफ़ी है ऐसे क्वेश्चन में, तो 11 मिनट ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी है वास्तव में। आप मुझे नया क्वेश्चन भी दोगे 11 मिनट में तो मैं कोशिश कर दूंगा उसको लिख दूंगा एकदम कैसे भी करके ना, सोच समझ के। वो आप में भी आ जाएगी क्षमता, आज नहीं तो कल आ जाएगी, 6 महीने में आ जाएगी, एक दिन में तो कुछ होना नहीं है उसका। चलो जैसे एक एक देखते हैं कैसे लिखा है। पहले इंट्रो, हमने पहले कहा 3 या 4 लाइन में हम इंट्रो लिखेंगे और कोशिश करेंगे कोई रिपोर्ट या इंडेक्स डालें। और एक चीज़ और बताऊं, जब तक ये मॉडल आंसर खत्म हो गए ना आपके पास ऑलरेडी इतना कंटेंट होगा, इनको भी कर लोगे ना तो वो भी सफिशिएंट है, यदि विश्वास करो तो इनको भी कर लेना। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, 105 है। कितने देशों में, 127 देशों में से। अब मान लो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप है ना ये लिख रहे हो और आपको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, तो भी मैं नॉर्मली लिख दूंगा कि हाल ही में 2025 में जो रिपोर्ट जारी की उसमें भारत का स्थान 110वां है, 105वां, 106वां है। आसपास लिख दो यार, एग्जैक्ट याद नहीं हो तो, है ना, लिख दो, उसे बना लो, क्या दिक्कत है, आपको आइडिया होना चाहिए बस लिखने का। कोशिश करो एग्जैक्ट हो तो बढ़िया, नहीं तो उसके आसपास लिख दो। अब आपने 127 की जगह 106 लिख दी तो क्या फर्क पड़ गया उससे। एग्जामिनर मेंस के अंदर फैक्चुअल चीज़ों को लेकर ज़्यादा आपको नहीं देखेगा, वो आपकी अप्रोच को लेकर देखेगा। आसपास की चीज़ें लिख दो। डेटा आपको जैसे कहीं डेटा अपनी खाद्य सुरक्षा वाले डेटा लगभग 70%, आपने लगभग 80% लिख दिया उसमें, तो क्या दिक्कत है, उतनी दिक्कत नहीं होगी उसमें।
ठीक है, ये सबसे पहले हमने समझाया एक रिपोर्ट के माध्यम से, फिर हम थोड़ा खाद्य सुरक्षा को समझाते हैं कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है। कि भारत में खाद्य, अब बॉडी पार्ट शुरू हो गया यहाँ से, है ना। तो भारत में खाद्य सुरक्षा केवल अनाज उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह है पोषण सुरक्षा, समान वितरण, सतत कृषि और आर्थिक पहुंच की से भी जुड़ी है। अब इसके लिए ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये देख लो, ये कर लो। मैंने आपको पहले वो बताया था, USA AA वाला बताया था, वो याद रख लो। वो याद नहीं रहता है, मुझे याद नहीं रहा देखने के बाद, तो मैंने अपना लिख दिया कि खाद्यान्न की उपलब्धता, पोषण सुरक्षा, समान वितरण और आर्थिक पहुंच, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या दिक्कत है उसमें, सारे पॉइंट आ गए। और ये वाला कॉम्पोनेंट है जहाँ पे आप कह सकते हो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तो हमें इस पर गौर करना है। तो एक अच्छा फ्लो चार्ट भी आ गया, डायग्राम भी आ गया। आप लोग शिकायत करते हो ना सर अपने आंसर में डायग्राम नहीं होते हैं। आप लोग भारत खाद्य सुरक्षा चुनौतियाँ क्या है, सबसे बड़ी चुनौती ये भूल गए हम, देखो वहाँ भूल गए थे हम, जब विश्लेषण करें भूल गए, कोई बात नहीं, अब याद आ गया। बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा खतरा तो यही है। 145 करोड़ जनसंख्या अब 2060-70 तक कितनी हो जाएगी, डेटा देखो। 2000 में हमारी जनसंख्या 105 करोड़ थी, आज 145 करोड़ है, कल 170 करोड़ हो जाएगी। तो ये तो बढ़ रहा है ना, इसका मतलब खाद्य डिमांड भी ऐसे बढ़ेगी, इसके साथ साथ खाद्य डिमांड ऐसे बढ़ेगी। अब मान लो कल को देखो, इसमें डायग्राम ये भी आ सकता है, खाद्य डिमांड ऐसे बढ़ रही है, खाद्य डिमांड साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन जो खाद्य है ना अपना उत्पादन क्या करेगा, ऐसे घटने लग जाए मान लो, ठीक है, जो उत्पादन है ना ऐसे होने लग जाए। अब ये मिसमैच कैसे होगा, डिमांड और उत्पादन, डिमांड और सप्लाई में इतना मिसमैच है, तो हमें कहाँ से मंगाना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। अब आयात करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो भुगतान संतुलन खाता है घाटा होगा। यानी हम आज भी कितना दाल और तिलन, आप देखोगे इनमें, इनके डाटा चेक करोगे, लगभग हम इन दोनों को मिला के 2-3 लाख करोड़ का तेल और दालें हम आयात कर रहे हैं। हमारा देश सबसे बड़ा कृषि उत्पादन वाला या अच्छी भूमि वाला माना जाता है, उसके बावजूद भी 2-3 लाख करोड़ रुपए हम इंडोनेशिया, मलेशिया इनको दे रहे हैं दालों के लिए, नाइजीरिया को इनको दे रहे हैं, किसके लिए, दाल और तिलन के लिए। यही पॉलिसी आप यहाँ अपनाओ ना। हम कितनी MSP की इनकी बात करते हैं, दालों को शामिल करो, उसमें तिलन को शामिल करो, या ये तिलन दलन मिशन आजकल शुरुआत भी हुई इनकी। किसानों को अच्छे बीज दो, किसानों को कुछ सब्सिडी दो, जागरूक करो किसानों को। तो ये 2-3 लाख करोड़ रुपए हम हर साल जो विदेशों में दे रहे हैं, वो वही पैसा हम किसानों को देके यहाँ पे इंपावरमेंट कर सकते हैं उसका। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। ये डायग्राम ऐसे बना लो, देखो कितना अच्छा डायग्राम बन गया अपना, कि डायग्राम बना सकते हो आप, ग्राफ बना सकते हो, सोच सकते हो, ये सोचने से आता है। देखो अभी मैंने ये ग्राफ बनाया तो ये थोड़ी मैं कहीं से लेके आया हूँ, वो माइंड मैपिंग थी, माइंड की रचनात्मकता थी कि उसने क्रिएट कर लिया ऑन द स्पॉट। ऐसा आता है रियल एग्जाम में, ऐसा ही आप करोगे फिर, है ना। तो जनसंख्या बढ़ रही है, पोषण ऐसा मानता, हम देखेंगे देश में जैसे दिल्ली क्या होते हैं, 20 करोड़ लोग एक टाइम भूखे सोते हैं, कई बार विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है। नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, उसके अनुसार डाटा है कि भारत में 35% बच्चे क्या है, अल्पपोषित हैं, 50% से अधिक महिलाओं में एनीमिया का संकट है। तो इसका मतलब समस्या है, इसकी पोषण की समस्या है, सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। केवल रोटी खाने से पोषण नहीं मिलता है, उसके अंदर फल फ्रूट भी होने चाहिए, न्यूट्रिशन भी होना चाहिए उसमें, तभी तो मिड डे मील लेके आए। मिड डे मील में सब चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन बड़ा संकट है, इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि भारतीय कृषि को हम क्या बोलते हैं, मानसून को जुआ बोलते हैं, और यहाँ पे कितने संकट आ सकते हैं, सूखा, बाढ़, इनके कारण फसलों को नुकसान हो जाएगा। अब जिस साल फसलों को इनको नुकसान हो जाएगा, उत्पादन कम होगा, डिमांड ज़्यादा, वैसे भी जनसंख्या बहुत है, तो क्या होगा, हम सप्लाई करेंगे। अब सप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, कैसा गेहूँ चावल आएगा, फिर आप जानते हो खराब आएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा जो PDS प्रणाली है, इसके अंदर एक बड़ा संकट है, जो गेहूँ लोगों को मिलते हैं गरीबों को, वो वास्तव में इंसान के खाने लायक नहीं होते कई बार। तो कई स्टेट में से रिपोर्ट आती है, आपने देखा होगा, या आप में से कोई अपने घर पे PDS का अनाज लेके आ रहा है, या जैसे मैं लेके आऊँगा तो मैं उसको खा ही नहीं पाऊंगा, उसको पशुओं को लाना पड़ेगा, इतनी घटिया क्वालिटी होती है उसकी, उस गेहूँ की। एक गेहूँ तो जैसे अब अपन खेतों में उगाते हैं, जैसे हम लोग खेतों में फार्मिंग गेहूँ उगाते हैं, कल्याण सोना ऐसे प्रजाति होती है उनकी, उनका जो पौधा होता है बड़ा होता है, और जो गेहूँ का दाना होता है मोटा होता है, बहुत ही क्वालिटी होती है, देखेंगे हाथ में लेके तो ऐसा गोल्ड जैसा नजर आएगा वो। एक गेहूँ वो लेके आ रहे हैं PDS प्रणाली वाला, इतना ब्लैक सा, इतने छोटे छोटे दाने, उसको खा पाएंगे फिर अपन, नहीं खा पाएंगे। लेकिन संकट है ना, उसके अंदर दालें नहीं आती, मान लो इसमें बहुत सारा संकट है, तिलन दलन इनका सबका बड़ा संकट है, ऐसा देखा होगा आपने। फिर भी गरीब है तो देश, गरीब देश में तो फिर संकट आएगा ही। कृषि उत्पादकता हम देख रहे हैं, पर हेक्टेयर उत्पादकता देखिए अपने यहाँ, जैसे गेहूँ चावल की तुलना कर दी भाई, अपन देखें चावल का भारत में देखो पर हेक्टेयर 4000 किलोग्राम है, kg है, और इसमें चीन में देखेंगे 6000 है, जापान में देखेंगे ज़्यादा है। मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन को भी देखें तो ये भी तो डिसाइड करता है ना खाद्य सुरक्षा, आप कितना उत्पादन कर रहे हो कम क्षेत्र में।
सौरभ आर्य कोटेशन डाल सकते हैं कि कोटेशन वहाँ डालो जहाँ नीड है। इस क्वेश्चन में कोटेशन की नीड, यदि आप कोई अमर्त्य सेन का इनका कोटेशन डालते जो कि गरीबी भूखमरी से जुड़ा हुआ तो अच्छा रहता। आप कोई फिलोसफिकल कोटेशन इसमें डालोगे तो क्या अच्छा होगा फिर। फिलोसफिकल कोटेशन एथिक्स में ऐसे में डालो, यहाँ पे कोटेशन डालना हो तो कोई रचनात्मक जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो तो डालना कोटेशन। ठीक है। भंडारण का वितरण का संकट है, उसके अंदर भी बहुत सारे लीकेज वगैरह, जल व मृदा का संकट है। जल संकट आएगा तो उत्पादकता घटेगी। अब अवसर और समाधान क्या है? सबसे बड़ा तो जैसे नीतिगत सरकार के प्रयास किए गए हैं, जैसे उसमें आप कानून लिख सकते हो, जो खाद्य सुरक्षा कानून है 2013, उसके बारे में बात कर सकते हो। सार्वजनिक वितरण और पोषण की इनकी बात कर सकते हो। हमारे पास कितनी विशाल कृषि भूमि है, कितने हेक्टेयर पर हम 141 मिलियन हेक्टेयर पर हम शुद्ध बुआई करते हैं। इसका मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत तगड़ी है, अच्छा उत्पादन भी हम लोग करते हैं। समस्या क्या है? समस्या उसकी आएगी अब जो खाद्य सुरक्षा का अभी हम देख रहे थे, मानक उपलब्ध तो है लेकिन पहुंच नहीं है उसकी, या सतत पहुंच नहीं है, या फिर उसमें लीकेज है, या आम आदमी तक नहीं जा रहा है, वो भ्रष्टाचार है, लीकेज है, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है ना। तभी हमारे देश में इतनी ज़्यादा मतलब वो न्यूट्रिशन की समस्या आती है, फिर मेल न्यूट्रिशन की समस्या आती है, कुपोषण की समस्या आती है। तो वो ऐसे नहीं, तो वो 4-5 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उनको आप अच्छे से लिखोगे तो मज़ा आएगा उसमें आंसर में। कृषि की विविधीकरण, अपने पास कितनी विविधता है, अपन देखो अपना ज्योग्राफी इतना तगड़ा है, नॉर्थ से लेकर साउथ में, ईस्ट से लेकर वेस्ट में देखोगे इतने एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है, इसको लिख सकते हो। कृषि पारितंत्र की विविधता हमारे पास है। तो जहाँ आप हिमालय में देखोगे वहाँ पे फल फ्रूट, ठीक है, बागवानी वगैरह ये अच्छी है, तो वहाँ से वो न्यूट्रिशन में काम आ सकता है। वहीं आप पंजाब हरियाणा में देखोगे तो गेहूँ और चावल की अच्छी बोलता है। वहीं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनमें देखोगे दालों की अच्छी बोलता है। साउथ इंडिया में जाओगे तो चावल मछली उनकी उपलब्धता है। बंगाल में जाओगे, पश्चिम बंगाल में जाओगे तो वहाँ पे वही सब्जियां वगैरह इनकी बोलता है। गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे, और या साउथ इंडिया में देखो मसालों की बोलता है। इसका मतलब हमारे पास उपलब्धता की समस्या नहीं है, हमारे देश में उपलब्धता है, लेकिन सप्लाई चेन की समस्या है। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ ऐसे भेजने में कितने संकट आएगा, सप्लाई चेन नहीं है। मान लो मैं यहाँ से हम लोग प्याज उगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्याज की कृषि करते हैं और हम लोग उसमें कोई पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करते, नॉर्मल न्यूट्रिशन आते हैं पोटास वगैरह जो कि हानिकारक नहीं होते, वो यूज़ करते हैं उसमें, मतलब कीटनाशक वगैरह यूज़ नहीं करते हैं उसमें। ऑर्गेनिक प्याज है। अब मैं उसको अपनी मंडी में हर बार हम लोग बेचने जाते हैं, हमें कितने रुपए मिलते हैं? 5 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये। कई बार तो प्याज हम खेत में ही छड़ा देते हैं कि काटते नहीं, कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको। उसको मजदूर लगा के काटने जाएंगे, बेचने जाएंगे तो सामने आएंगे पैसा, लागत बढ़ जाएगी उसकी। वही ऑर्गेनिक प्याज सप्लाई ठीक हो, मान लो हमारे पास प्रचितन हो, भंडारण हो, तो हम क्या करेंगे, भंडार कर लेंगे। मान लो जैसे हम हर साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में प्याज कटाई करते हैं उसकी प्याज की, ठीक है, तो उस प्याज का हम फिर क्या करें, भंडारण नहीं कर सकते क्योंकि प्याज जल्दी खराब होने वाली फसल है। तो हमें मजबूरी में मंडी में बेचना ही पड़ता है उसको 5 रुपये 6 रुपये किलो में। कैसे से बच जाए कुछ, मतलब लाख रुपए निवेश किया तो 1.5 लाख रुपए या 20% मुनाफा होता है मुश्किल से। 1 लाख रुपये हमने लगाया तो 20,000 रुपये बचेंगे 3-4-5 महीने में मुश्किल से। वही हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2019 का इंटरव्यू दे रहा था, उस समय कोविड-19 आ गया था। अब घर पे प्याज के मतलब 500 क्विंटल के आसपास प्याज पड़े थे ना, कोई सप्लाई चेन सब बाधा हो गई, क्या करे उसका। तो कुछ यूट्यूब पे देखा कि इसका भंडारण कैसे करें। पहले मेरे मन में भी भ्रांति ये थी कि प्याज का हम प्रशीतन के अंदर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एसी वैसी लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। बाद में जब रिसर्च किया ना तो उसमें प्याज के लिए तो शुष्क वातावरण चाहिए, शीत नहीं चाहिए उसको, प्रशीतन नहीं चाहिए, शुष्क वातावरण ड्राई वाला चाहिए उसको। तो कुछ घर पे एक जुगाड़ करके टिन शेड बना के नीचे जाली लगा के, और ये जो एग्जॉस्ट फैन आते हैं वो लगाए हमने, और उस प्याज का हमने भंडारण किया 5 या 6 महीने, और उसको हमने बेचा 25 रुपये किलो में। हालांकि वो जैसे 400 क्विंटल था, मान लो घट के आधा हो गया वो, लेकिन मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया था ना। कुछ में सड़ गल गया, मान लो गलेगा वो, कुछ की छटाई कर दी, तो लास्ट में जब हमने बेचा उसको दिवाली के आसपास 25 रुपये किलो प्याज हमने बेचा, और वो ख़राब नहीं हुआ था, वो सही स्ट्रॉन्ग बन गया था क्योंकि उसको शुष्क वातावरण मिल गया। हमने कुछ लाइट वाइट ये जो बड़े बड़े बल्ब आते हैं वो भी लगाए ताकि वहाँ पे ड्राई रहे, वो टिन सेट ड्राई रहे। और ये मैंने खुद किया, इसलिए मैं एग्जांपल इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता पा रहा हूँ, ऐसा करके दिखाया था। और उसको देख के कई आसपास के जो किसान हैं उन्होंने भी उसको बहुत अच्छे से मतलब किया, वो आज लोग कर रहे हैं। अभी तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा पढ़ाई में लग गया इधर मन, तो मैं ऐसी इनिशिएटिव में ज़्यादा इंगेज नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वही बात है, सब डिमांड सप्लाई का मामला है। वहाँ मैं अपना समय निवेश करूँगा, मुझे 2 रुपये मुनाफा होगा, यहाँ मैं करूँगा तो 10 रुपये मिलेंगे मुझे। तो सीधी सी बात है, डिमांड सप्लाई और इकोनॉमी की कंडीशन है ये। तो ये चीज़ समझ गए हो तो ऐसी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो आप। प्रौद्योगिकी कृषि नवाचार हमारे पास आजकल अच्छा है, हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे हैं, अवसर हैं। सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, आप जाओगे तो वहाँ वहाँ का खाना ही आपको अच्छा लगेगा। सिक्किम में आप कभी घूमने जाओगे तो वहाँ पे जो खाना खाओगे आपको एहसास हो जाएगा यार वास्तव में यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे हैं, मतलब
जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छे हैं। लॉजिस्टिक स्टोरेज वगैरह ये सब ठीक है। फिर एच डी लक्ष्य 2 यदि में जीरो हंग्रेडनेस की बात करते हैं हासिल करना, तो हमें क्या करना होगा, बहुआयामी दृष्टिकोण से इसकी आवश्यकता है। तो ये आंसर, मॉडल आंसर बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली अच्छा है। इतना टाइम लग गया हमें डिस्कशन करने में।